वेलकम टू शुक्ला आईडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला आईडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे भूगोल पेपर 3 खंड बा के बारे में, बीए तृतीय वर्ष यानी बीए थर्ड ईयर के बारे में, यानी बीए फाइनल ईयर के बारे में आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। इससे पहले आपने देखा होगा दक्षिण पश्चिम एशिया के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। इससे पहले आपने चर्चा कर ली दक्षिण पश्चिम एशिया के बारे में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दक्षिण पूर्वी एशिया के बारे में, क्योंकि आपका जो तीसरा पेपर होता है मेरे प्यारे दोस्तों ज्योग्राफी का, वो 3 खंडों में बटा हुआ होता है, जिसका नाम है वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी। यानी जब आप पढ़ते हैं तृतीय प्रश्न पत्र बीए तृतीय वर्ष में, तो आपको 3 खंडों से गुजरना होता है। तो केवल आपको 3 खंडों से नहीं गुजरना होता मित्रों, अब आपको केवल इन्हीं इन्हीं खंडों में से केवल एक ही खंड को चूज करना है। अब यह निर्धारित कौन करता है? यह निर्धारित आपका यूनिवर्सिटी करती है। या आपकी यूनिवर्सिटी में दक्षिण पूर्व एशिया चल रहा है, या दक्षिण पश्चिम एशिया चल रहा है, फिर सुदूर पूर्व एशिया यानी फार ईस्ट एशिया चल रहा है, यानी साउथ वेस्ट एशिया या साउथ ईस्ट एशिया या फिर फार ईस्ट एशिया क्या चलता है, ये आप पता करिएगा अपनी यूनिवर्सिटी से या अपने कॉलेज में किसी भी टीचर से आप पूछ लीजिएगा। ओके, या फिर आप अपने कॉलेज से के बगल या फिर अपनी यूनिवर्सिटी के बगल कहीं पर जाएंगे तो जो बुक शॉप वाले होंगे उनको पता होगा कि कौन सी चीज़ें आप में साउथ वेस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया फिर फॉर ईस्ट एशिया है, उनसे आप संपर्क कर लीजिएगा। ओके, अधिकतर में जैसे किसी में सुदूर पूर्व एशिया, किसी अब मैं नहीं बता सकता क्योंकि अधिकतर यूनिवर्सिटीज़ में सब अलग अलग है। ठीक, तो इसमें ये थोड़ा दिक्कत करता है क्योंकि किसी में साउथ वेस्ट एशिया है, किसी में जो है साउथ ईस्ट एशिया है, किसी में साउथ जो किसी में जो है वो है फार ईस्ट एशिया है। तो ये आप निर्धारित कर लीजिएगा। हालांकि मैं तीनों का पेपर आपको बता दूंगा, तीनों के बारे में बता दूंगा और तीनों से संबंधित सारी बातें भी बता दूंगा। जो भी आपको पढ़ना होगा आप पढ़ लीजिएगा अपने हिसाब से। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है 2018 का पेपर। जैसा कि इससे पहले हमने साउथ वेस्ट एशिया यानी हमने बात कर ली किसके बारे में, तो दक्षिण पश्चिम एशिया के बारे में हमने बात कर ली है। उससे पहले हमने पेपर 2 इन्वायरमेंटल स्टडीज के बारे में कर ली है, जिसको सबको पढ़ना होता है। साथ ही साथ पेपर 1 के बारे में भी हमने बता दिया है। पेपर 1 में क्या पढ़ना होता है, तो पेपर 1 में आप क्या पढ़ते हो, पेपर 1 में आप पढ़ते हो जियोग्राफिकल थॉट्स यानी भौगोलिक विचारधाराएं, जिसमें आप रोमन, अरब और उसके बाद में यमन, साथ ही साथ भारतीय भूगोलवेत्ताओं के बारे में चर्चा करते हैं। आइए आज की वीडियो में हम बात करते हैं दक्षिण पूर्व एशिया से 2018 में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे और 2021 में इन प्रश्नों से कैसी संभावनाएं बन सकती हैं कि प्रश्न पूछे जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल प्रश्न पूछे जाएंगे 2021 की परीक्षा में। चलिए देख लेते हैं। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। चलिए शुरू करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो को। आपके सामने यहाँ पे स्लाइड प्रस्तुत है मित्रों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे तृतीय वर्ष खंडवा के बारे में, दक्षिण पूर्वी एशिया। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जब किसी भी प्रश्न पत्र, कोई भी प्रश्न पत्र मिले आपको, यानी कोई भी एग्जाम देने जाए, उसमें जब आप प्रश्न पत्र खोलें तो उसमें जो निर्देश दिया हो, यानी जो कोटेशन दिया हो, यानी जो भी नोट वगैरह में दिया हो, उसको अवश्य पढ़ें आप लोग। नोट में पढ़िए पहले, सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार देने हैं। आपका प्रश्न पत्र 3 खंडों में बटा हुआ होगा। अति लघु उत्तरीय मतलब खंड आ से अति लघु उत्तरीय, खंड बा से लघु उत्तरीय, खंड सा से आपके दीर्घ उत्तरीय यानी विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। खंड आ से 10 प्रश्न होंगे, 10 के 10 करने होंगे। खंड बा से आपको 10 प्रश्न दिए होंगे, लेकिन प्रत्येक प्रश्न में अथवा करके दिया होगा। और खंड सा से आपको 5 प्रश्न दिए होंगे दीर्घ उत्तरीय टाइप के, यानी उनमें से केवल आपको 2 प्रश्न ही करने हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 5 शब्दों में, लघु उत्तरीय को 200 शब्दों में और अति लघु उत्तरीय को 5 शब्दों में लिखना होता है। ये बात रही बेसिक मूलभूत जानकारी इसके बारे में। किसके बारे में? प्रश्न पत्र के बारे में, जो कि हर प्रश्न पत्र में लागू होता है। किसी किसी यूनिवर्सिटी में केवल 5 प्रश्न करने होते हैं, वो भी दीर्घ उत्तरीय टाइप के। किसी किसी में भी हो सकता है ऑब्जेक्टिव हो रहा हो, किसी किसी में मतलब अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं हो। इस संबंध में एक वीडियो बना दूंगा जिसमें बात कर लेंगे कि यूनिवर्सिटी है किस यूनिट में कौन सा पैटर्न है इस समय। ओके, चलिए बात कर लेते हैं। पहला देखते हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में, मतलब 50 शब्दों में होना चाहिए। तो देखिए, पहला प्रश्न है भौगोलिक प्रदेश क्या होते हैं। भौगोलिक प्रदेश क्या होते हैं, पहला प्रश्न पूछा गया भौगोलिक प्रदेश क्या होते हैं। तो मैं बता दूंगा भौगोलिक प्रदेश क्या होते हैं, यानी जहां तक कोई सीमा जाती है, कोई देश है
उस देश की जहाँ तक सीमा है वही होता है उसकी भौगोलिक क्षेत्र। भौगोलिक जैसे कि जैसे भारत की सीमा जो है वहाँ पे उत्तर पर्वतीय क्षेत्र तक फैला हुआ है, मान लीजिए हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र तक। दक्षिण में कन्याकुमारी के वहाँ तक फैला हुआ है। ठीक, हिंद मतलब अगर मैं बताऊँ हिंद महासागर में तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह, यहाँ तक भारतीय सीमा फैली हुई है। तो ये भौगोलिक सीमा होती है, भौगोलिक क्षेत्र होते हैं ये सब, भौगोलिक प्रदेश होते हैं ये सब। ठीक, तो भौगोलिक प्रदेश में बांटते हैं, जैसे कि भौगोलिक प्रदेश जैसे बांट दे, मैं भारत को बांटना चाहूँ अगर भौगोलिक प्रदेशों में तो बांट सकते हैं। कैसे बांट सकते हैं? जैसे कि उत्तर का पर्वतीय मैदान, ठीक है, मध्यवर्ती जो है उत्तर उत्तर का पर्वतीय मतलब पर्वतीय क्षेत्र, उसके अंदर उसके नीचे भाबर का क्षेत्र, उसके नीचे मतलब आप देखेंगे तो गंगा जमुना और सतलज ब्रह्मपुत्र इन सभी का जो है मैदान बना हुआ है। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बना हुआ है। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट बांट सकते हैं, मध्यवर्ती पठारीय क्षेत्र बांट सकते हैं और द्वीप वगैरह बांट सकते हैं। आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप द्वीप समूह, इस प्रकार से आप बांट सकते हैं। पूर्वोत्तर की पहाड़ियों को एक साइड में रख सकते हैं। राजस्थान के आप जो है राजस्थान के जो डिजर्ट यानी माउंट मरुस्थल है उनको एक साइड में रख सकते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब भौगोलिक क्षेत्र हैं। ये सब क्या है? तो ये सब मेरे प्यारे दोस्तों यह सब भौगोलिक क्षेत्र हैं। लेकिन बात करें राजनीतिक क्षेत्र की, तो राजनीतिक क्षेत्र कौन कौन से होते हैं? राजनीतिक क्षेत्र जैसे कि आप यूपी, एमपी और उसके बाद बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गोवा, सिक्किम, उसके बाद में नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक, ये सब देखते हैं। तो यह सब क्या है? यह सब राजनीतिक दृष्टि से प्रदेश होते हैं। तो वही यहाँ पूछा गया कि भौगोलिक प्रदेश क्या होते हैं? ऐसे प्रदेश जिसको हम उच्चावच के हिसाब से अलग करते हैं, जिसको भौगोलिक संरचना के हिसाब से हम अलग करते हैं, उन्हीं प्रदेशों को हम भौगोलिक प्रदेश कहते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे। बात हम किसके बारे में कर रहे हैं? बात कर रहे हैं किसके बारे में? तो बात कर रहे हैं दक्षिणी पूर्वी एशिया के बारे में। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है आपको यहाँ पर यह भी दिखाना है कि दक्षिण पूर्वी एशिया में किस प्रकार के भौगोलिक क्षेत्र पाए जाते हैं, वहां पर इसको आपको दिखाना पड़ेगा। ये बात ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न पूछा गया मलेशिया के उद्योग धंधे। हालांकि इन सभी मुद्दों को, इन सभी प्रश्नों की वीडियोस मैं आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा आने वाले समय में। अगर इन सभी प्रश्नों पर आपको वीडियोस देखनी है तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करके अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं कमेंट के माध्यम से। तो चलिए आज शुरू करते हैं, देखते हैं कितनी लाइक आती है इस वीडियो पे। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आती है तो मैं इन सभी प्रश्नों पर वीडियो बनाऊंगा, साथ ही साथ आपका सिलेबस भी कंप्लीट करवाने का प्रयास करूंगा। चलिए बात कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बात है दक्षिणी पूर्वी एशिया की, तो आपके मन में यहाँ सवाल उठ रहा होगा आखिरकार दक्षिणी पूर्वी एशिया में कौन कौन से देश शामिल होते हैं। जब मैं देशों को पढ़ा रहा हूँ तो बाकायदा नक्शे से पढ़ाऊंगा, ठीक है, बिल्कुल देश के सारे आपके जो भौगोलिक क्षेत्र होंगे उन देशों के, साथ ही साथ वहाँ पे कौन कौन से प्राकृतिक प्रदेश हैं, कौन कौन से ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पर जो है खनिज वगैरह पाए जाते हैं, इन सभी मुद्दों पर भी चर्चा कर लेंगे। ठीक, तो बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं। दक्षिण पूर्वी एशिया की मैं बात करूं तो दक्षिण पूर्वी एशिया जो है एशिया का मानव प्रजातीय रूप से चीन से अधिक निकट होता है। तो अगर मैं दक्षिण पूर्वी एशिया के मनुष्य की बात करूं तो चीन से ये मिलता जुलता होता है, जबकि सांस्कृतिक रूप से देखेंगे तो यह भारत से निकटता रखता है। तो अगर मैं बात करूं प्रजातीय भिन्नता तो चीन से मिलेगी प्रजातीय रूप से, साथ ही साथ अगर मैं बात करूं यहाँ की सांस्कृतिक चीज़ें तो ये सांस्कृतिक चीज़ें भारत से मैच खाएंगी। दक्षिणी पूर्वी एशिया में अगर बात करूं इसका क्षेत्रफल कितना है तो इसका क्षेत्रफल कितना है, लगभग 4500 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 4500 वर्ग 4500 वर्ग किलोमीटर ही है। ठीक, तो इसमें कितने देश शामिल है? कुल मिलाकर के 11 ही देश शामिल है और भी द्वीप वगैरह के देश शामिल हैं। ठीक है, अब द्वीप वगैरह के देश शामिल हैं, मैं भी बता दूंगा कौन कौन से देश शामिल हैं आपके। लगभग मैं बात करूं तो 1700 वर्ग मील में जो है इसका क्षेत्रफल फैला हुआ है। जनसंख्या की बात करें, जनसंख्या 2012 और 13 की जनगणना के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ की जनसंख्या लगभग आपकी 61 करोड़ के आसपास यहाँ की जनसंख्या पाई जाती है 2012 और 2013 के अगर जनगणना के अनुसार अगर हम देखें तो 351 व्यक्ति प्रति वर्ग मील में यहाँ पे निवास करते हैं, अर्थात 135.6 व्यक्ति 1 किलोमीटर के वर्ग में निवास करते हैं। यानी 135 व्यक्ति या फिर 136 व्यक्ति मान सकते हैं आज के दृष्टि से, आज के परिप्रेक्ष्य में 136 व्यक्ति 1 किलोमीटर के दायरे में निवास करते हैं। अर्थात 1 किलोमीटर अगर इधर जाएं, 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर, कोई भी ऐसा स्थान देख लेंगे तो यहाँ पे इतने कितने व्यक्ति निवास करेंगे? 136 व्यक्ति। ओके, इतनी बात आप ध्यान रखेंगे।
इसमें 11 देश शामिल हैं। 11 देश कौन कौन से उसको भी बता दें। इसमें 11 देश में आपका बुर्नोई है, कंबोडिया है, ईस्ट तिमोर है, उसके बाद में इंडोनेशिया है जिसको हिंदोनेशिया के नाम से हम जानते हैं, लाओस है, मलेशिया है, म्यांमार है, फिलीपींस है, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। क्या? बुर्नोई, कंबोडिया, ईस्ट तिमोर, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। फिर से बुर्नोई, कंबोडिया, ईस्ट तिमोर, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। याद हो जाएंगे? बिल्कुल याद कर लीजिएगा। इतने बात ध्यान रखेंगे। कितने कितने देश हैं एक बार फिर से देखिए। बुर्नोई, कंबोडिया, ईस्ट तिमोर, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। ठीक, अब राजधानी की बात कर लें। बुर्नोई की राजधानी बंदर से बोगावान बुर्नोई की राजधानी। कंबोडिया की राजधानी नोमपे। नोमपे क्या है? कंबोडिया की राजधानी नोमपे। कंबोडिया नोमपे, कंबोडिया नोमपे। 3-4 बार बोलेंगे याद हो जाएगा। ओके, ईस्ट तिमोर की राजधानी क्या है? दिल्ली। ईस्ट तिमोर की राजधानी क्या है? दिल्ली। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। इंडोनेशिया इंडोनेशिया एक ही है। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। लाओस की राजधानी क्या है? वियंतिमान। वियंतिमान वियंतिमान लाओस। वियंतिमान मलेशिया कुआलालंपुर। कुआलालंपुर मलेशिया की क्या है? कुआलालंपुर। म्यांमार की क्या है? नापिते। नापिते म्यांमार की नापिते। नापिते म्यांमार की राजधानी क्या है? नापिते। फिलीपींस की क्या है? मनीला। फिलीपींस की क्या है? मनीला। सिंगापुर की सिंगापुर सिटी ही है। थाईलैंड बैंकॉक। कौन है जानता? थाईलैंड बैंकॉक। थाईलैंड बैंकॉक। बैंकॉक जानते होंगे आप लोग, साउथ की मूवी देखा होगा। साउथ की मूवी में बैंकॉक में लोग जाते हैं, साउथ के हीरो। तो सिंगापुर की राजधानी मतलब थाईलैंड। सिंगापुर की क्या है? सिंगापुर सिटी। थाईलैंड की क्या है? बैंकॉक है। वियतनाम की क्या? हनोई। तो यहाँ इन सभी के यानी बुर्नोई, कंबोडिया, ईस्ट तिमोर, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, इन सभी देशों की जो सांस्कृतिक चीज़ें हैं यानी संस्कृति की दृष्टि से देखेंगे तो भारत से यहाँ पे नज़दीकियाँ हैं। भारत के लोगों जैसी यहाँ पे की संस्कृति है। लेकिन यहाँ की अगर मैं बात करूँ प्रजाति यानी इनके नाक कैसी होगी, इनका कपाल कैसा होगा, इनकी आंखें कैसी होगी, ये सब निर्भर करता है। यहाँ पे चीन जैसे कुछ कुछ लगते हैं लोग, ठीक, क्योंकि चीन से नीचे ही पड़ते हैं। ठीक, ये बात भी ध्यान रखेंगे आप। भारत से अधिक जो सांस्कृतिक चीज़ें इनके पास होती है, इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक, इतनी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। चलो, तो ये थी मूलभूत जानकारी इसके बारे में हमने बता दी आपको। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। मलेशिया के उद्योग धंधे। अगला प्रश्न पूछा गया कि म्यांमार के खनिज कौन कौन से। अगला प्रश्न है अराकान योमा जो कि एक पर्वत श्रेणी है, क्या भारत और म्यांमार के बीच में सीमा साझा करती है? अराकान योमा पर्वत श्रेणी, इसके बारे में आपको 50 शब्दों में लिखना था। अगला प्रश्न है कि दक्षिण पूर्वी एशिया में मिट्टियों के प्रकार। दक्षिण पूर्वी एशिया में मिट्टी कितने प्रकार की पाई जाती है, मिट्टियों के बारे में चर्चा करनी 50 शब्दों में। सभी वीडियो सब पर वीडियो आएगी, बस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक होनी चाहिए। अगला प्रश्न है दक्षिण पूर्वी एशिया में व्यापारिक बगाती कृषि। व्यापारिक बगाती कृषि कितनी है? दक्षिण पूर्वी एशिया में कहाँ कहाँ पे की जाती है? इन सभी मुद्दों पर चर्चा होगी आने वाले समय में। अगला प्रश्न देखते हैं इंडोनेशिया में खनिज एवं खनिज तेल। इंडोनेशिया में खनिज कितने मात्रा में मतलब निकाला जा रहा है, साथ ही साथ वहाँ पे खनिज तेल यानी पेट्रोलियम वगैरह किस मात्रा में उत्पादित हो रहा है, उसको देखेंगे। अगला प्रश्न खनिज मतलब दक्षिणी पूर्वी एशिया की जनसंख्या कैसी है? दक्षिणी पूर्वी एशिया में जनसंख्या कितनी हमने बताई थी आपको? 61 करोड़ जनसंख्या वहाँ की है। 2012-2013 की जनगणना के अनुसार 135 से 136 व्यक्ति वहाँ पे 1 किलोमीटर के दायरे में निवास करते हैं। ध्यान रखेंगे, जिनमें अगर मैं बात करूं तो 1,51,00,000 जनसंख्या लगभग उसकी है कंबोडिया की, साथ ही साथ 23,55,00,000 जनसंख्या इंडोनेशिया की है। ठीक, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा है वहाँ का? इंडोनेशिया है। कौन है? इंडोनेशिया है। उसके बाद में कौन सा है? उसके बाद में फिलीपींस द्वीप समूह आपका कौन है? फिलीपींस है। उसके बाद में कौन सा है आपका? तो वियतनाम है। उसके बाद कौन सा है? उसके बाद में आपका थाईलैंड है। उसके बाद में कौन सा है आपका? उसके बाद में म्यांमार है। उसके बाद में कौन सा है आपका? उसके बाद में मलेशिया है। उसके बाद में कौन सा है? कंबोडिया है। ध्यान रखेंगे इतनी बात। चलो आगे बढ़ते हैं। मलेशिया में रबड़ उत्पादन पर टिप्पणी करनी 50 शब्दों में। नेक्स्ट प्रश्न है दक्षिणी पूर्वी एशिया में सड़क परिवहन कैसी है, इस पर आपको चर्चा करनी। तो ये थे 10 प्रश्न किसके? अति लघु उत्तरीय की। आइए बात कर लेते हैं कुछ ये से अति लघु उत्तरीय के लघु उत्तरीय प्रश्नों पर हम चर्चा करते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न खंड बा। एकदम जोश में भर जाइए, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलो नोट, अगला प्रश्न है कि सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर कितने शब्दों में? 200 शब्द। कितने शब्द हैं भैया? 200 शब्द हैं, 200 शब्द।
200 शब्दों में कितना लिखना है आपको? 200 शब्दों में केवल कितने प्रश्न करने हैं? 5 प्रश्न करने होंगे। इसमें दिया तो 10 होगा मेरे प्यारे दोस्तों, लेकिन देखिए यहाँ पे अथवा करके दिया, अथवा। अथवा मतलब क्या होता है? केवल एक ही करना है। यानी दूसरा देखें, संक्षेप में प्रादेशिक संकल्पना के विकास को बताइए, अथवा संक्षेप में दक्षिणी पूर्वी एशिया का धरातल लिखिए। अब चाहे तो ये कर दीजिए, चाहे ये कर दीजिए, जो आपको सुटेबल लगे, जो आपको पता हो एग्जाम हॉल में, जो आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो, वो आप लिख सकते हो। ओके, चले आगे प्रश्न देखते हैं। तो संक्षेप में प्रादेशिक संकल्पना क्या होती है, इसको बता देना है। इसके विकास पे देखते हैं कि प्रादेशिक संकल्पनाओं का विकास कैसे होता है। ठीक, साथ ही साथ ये नहीं पता तो संक्षेप में आप दक्षिणी पूर्वी एशिया के धरातल पर बता सकते हैं कि इसका धरातल कैसा है, कहाँ पे पर्वत है, कहाँ पे नदियाँ, कहाँ पे पठार है, और कहाँ पे जो है मैदान है, कहाँ पे सारी चीज़ें आप पाई जाती, कहाँ पे मतलब कहाँ पे उपजाऊ क्षेत्र है, कहाँ पे मरुस्थल है, कहाँ पे जो है आपका जो है बर्फ के पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, दक्षिणी पूर्वी एशिया के जलवायु प्रदेश, मतलब जहाँ पे जो क्लाइमेट रीजन्स होते हैं, यानी जलवायु प्रदेश होते हैं, उनके बारे में पूछा गया है। अगर यह प्रश्न आपको थोड़ा ज़्यादा लगता है कठिन, तो अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिणी पूर्वी एशिया में झूमिंग कृषि क्या होती है। अब भैया झूमिंग कृषि आप सेकेंड ईयर से ही पढ़ते आ रहे हैं, सेकेंड ईयर का है, फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग। याद करिए मानव भूगोल, यह भूगोल में हमने पढ़ाया था आपको फर्स्ट ईयर में जनजाति, और उसी जनजाति में हमने बताया था कि जनजाति लोग कैसी कृषि करते हैं, स्थानांतरणशील कृषि करते हैं। और स्थानांतरणशील कृषि को एक और नाम से हम जानते हैं, काटो और जलाओ कृषि। इसी काटो और जलाओ कृषि को हम झूमिंग कृषि के नाम से जानते हैं। अलग अलग स्थानों पर दुनिया में अलग अलग नाम से इसी झूमिंग कृषि को, यानी स्थानांतरणशील कृषि यानी काटो और जलाओ कृषि को, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से हम लोग जानते हैं। और क्यों जानते हैं? क्योंकि ये जनजातियों के द्वारा की जाती है। तो जिन भी देश में जनजाति निवास करती है, अधिकतर यही कृषि करती है। जनजाति कहाँ पे रहती है? जंगल में रहती है। तो जंगल में क्या करती है? जंगल को काटती है, और उसी जंगल में काटने के बाद में जो झाड़ी वगैरह होती है उनको जला देती है। उसके बाद में खेत बनाती है, उसमें कृषि करना प्रारंभ कर देती है। और जब तक उस खेत में कृषि कर, मतलब कब तक उस खेत में कृषि करेगी? जब तक उस खेत की उर्वरक क्षमता समाप्त नहीं हो जाती, तब तक उस स्थान पर वह कृषि करते रहते हैं। और जैसे ही उस खेत की, यानी उस एरिया की, उस क्षेत्रफल की उर्वरक क्षमता क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है, तुरंत जनजाति लोग उस स्थान को छोड़ करके अलग स्थान पर जा के बस जाते हैं। और वहाँ पर पुनः वही प्रक्रिया चलते हैं, काटो और जलाओ, फिर उसमें क्या करते हैं? जुताई करते हैं और फसल का उत्पादन करते हैं और अपने पेट पूजा करते हैं। तो ये इसी प्रक्रिया चलती रहती है। भारत में विभिन्न क्षेत्रों में, भारत के अलग अलग प्रांतों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। किसी दिन मैं वीडियो बनाऊंगा कि किस स्थानांतरण कृषि को किन किन नामों से जाना जाता है। ठीक, तो झूमिंग कृषि दक्षिण पूर्वी एशिया में दक्षिण पूर्वी एशिया में कैसी होती है, इसको आपको बताना था। अगला देखते हैं, दक्षिणी पूर्वी एशिया का जो है क्या है, स्त्रोत, क्या लिखा भैया? लिखा है स्रोतेजिक। तो स्रोतेजिक महत्व क्या है इसका? दक्षिण पूर्वी एशिया कैसे आई सामने, किस प्रकार से उदय हुआ, इसका क्या महत्व है इसका, इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट, अगर ये प्रश्न नहीं पता है आपको तो अथवा करके, इंडोनेशिया में गन्ना उत्पादन कैसे होता है। इंडोनेशिया में गन्ना उत्पादन पर आपको 200 शब्द लिखना है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिणी पूर्वी एशिया के प्राचीन पठारी प्रदेश। दक्षिणी पूर्वी एशिया के प्राचीन पठारी प्रदेश के बारे में आपको चर्चा करनी है 2 शब्दों में। अगर यह प्रश्न नहीं पता तो नेक्स्ट प्रश्न आप कर सकते हैं, फिलीपींस में नारियल के उत्पादन पर चर्चा कर सकते हैं 2 शब्दों में। अगला प्रश्न देखते हैं, थाईलैंड के भू आकृतिक, अब यहाँ पे दिखा देखो, ऐसा कैसे कैसे लिख देंगे कि तो आपको पता ना चलेगा कि क्या लिखा है। तो इंग्लिश में आप देख लीजिएगा, बगल में लिखा होता है। ठीक, तो भू आकृतिक प्रदेश के बारे में, मतलब भू आकृतिक विभाग क्या होते हैं उसके बारे में बता देना आपको। अरे भू आकृतिक प्रदेश यार, जो वही भौगोलिक प्रदेश जो होते हैं उसी को कहते हैं, उसी के बारे में बताना। अथवा देखते हैं, दक्षिणी पूर्वी एशिया में प्राकृतिक वनस्पति कैसी है, इन सभी प्रश्नों पर वीडियोस लाने का प्रयास करूंगा, अगर इस वीडियो में आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, खंडसा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अब इसमें से केवल आपको 2 प्रश्न करने हैं, 5 प्रश्न आपके दिए होंगे, प्रत्येक प्रश्नों को आपको 5 शब्दों में करने हैं। अर्थात इसमें 2 प्रश्न करेंगे आप, और 2 प्रश्न जो है कैसे होंगे, 500 शब्दों में लिखने होंगे। चलिए देख लेते हैं 2 प्रश्न आप कौन कौन से कर सकते हैं। इनमें से आपको 1 प्रश्न 2 प्रश्न देखने को मिलेगा 2021 में, इन सभी में से। ठीक, ध्यान रखेंगे, ये केवल दीर्घ उत्तरीय से 2 प्रश्न आपको मिलेंगे। लघु उत्तरीय से तो मिलेंगे 2-3 और अति लघु उत्तरीय से भी 3-4 मिल जाएंगे। ओके, तो बिल्कुल इस पे आपको क्या करनी है, कमांड करनी है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न दिया है यहाँ पे, देखते हैं। हाँ,
देखिए 7वां प्रश्न दिया है कि दक्षिणी पूर्वी एशिया में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र एवं उसके कारणों की विवेचना करिए। यानी दक्षिणी पूर्वी एशिया में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस देश में, मतलब किस प्रदेश में है? तो अधिकतर जनसंख्या किस में है? इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता है। 1905 हजार वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है यह। ठीक, कितनी जनसंख्या यहाँ की? तो 23,55,00,000 जनसंख्या यहाँ की है। 23,55,00,000 जनसंख्या अकॉर्डिंग टू 2012-13 की जनगणना के अनुसार। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे जनसंख्या क्यों है, और साथ ही साथ ऐसा नहीं कि इंडोनेशिया में ही केवल देखेंगे, और भी देश हैं। उन देशों में उन देश के कौन कौन से प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में जनसंख्या घनत्व, घनत्व मतलब होता है कि गजिन मात्रा में लोग रह रहे हैं। गजिन मतलब कि बहुत नज़दीक नज़दीक रह रहे हैं। ठीक, तो कहाँ कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे कम जगह में ज़्यादा लोग रह रहे हैं? तो उन एरियाज़ को हम कहते हैं जनसंख्या घनत्व की तीव्र है। यहाँ पर जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा है। जैसे मुंबई में जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा, दिल्ली में जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा है। अब इससे आप राजस्थान चले जाएंगे, आप जो है अब भाई रूस चले जाइए, तो रूस में जनसंख्या घनत्व ही नहीं है, बहुत ज़्यादा, बहुत दूर दूर लोग निवास करते हैं। ठीक, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो वहाँ पे जनसंख्या घनत्व देखना है, साथ ही साथ उसका क्षेत्र कौन कौन सा है, साथ ही साथ वहाँ पे जनसंख्या क्यों बढ़ रही है ऐसी। ठीक, वहाँ की जलवायु दशा वैसी है या फिर कुछ और कारण है, अज्ञानता है, अशिक्षा है, परिवार नियोजन के बारे में वहाँ की सरकार ध्यान नहीं दे रही, क्या मुद्दा है, तो उनको आपको देखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिणी पूर्वी एशिया में रबर की खेती हेतु अनुकूल दशाओं का वर्णन कीजिए। तो दक्षिणी पूर्वी एशिया में रबर की खेती के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, यानी और अनुकूल जो दशाएं होती है, मतलब क्या क्या चीज़ें हो जिससे रबर के उत्पादन में वृद्धि हो, यानी रबर के उत्पादन को बढ़ावा मिल सके, उन्हीं को कहते हैं अनुकूल दशाएं। तो क्या क्या होनी चाहिए रबर के उत्पादन में? मान लिया रबर का उत्पादन हो रहा है, तो उत्पादन के लिए क्या मशीन होनी चाहिए? रबर के उत्पादन के लिए रबर के मतलब जो वृक्ष होने चाहिए वो कहाँ से होनी चाहिए? किस प्रकार की मिट्टी होनी चाहिए? और वहाँ वर्षा कैसी होनी चाहिए? तापमान कैसा होना चाहिए? साथ ही साथ बाजार है कि नहीं है? संचार की व्यवस्था है कि नहीं है? पूंजी है कि नहीं है? सस्ते श्रमिक मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? मार्केट या फिर और जो है टेक्निक वहाँ पे जो है टेक्नीशियन है कि जो है मशीन ख़राब हो तो उसको बना सकें। इस प्रकार के मुद्दे हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें। ठीक, ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं, म्यांमार का एक भौगोलिक विवरण प्रस्तुत करिए। म्यांमार का एक भौगोलिक विवरण प्रस्तुत करिए। में आपको भौगोलिक विवरण मतलब कि इसके पूरब में क्या है, पश्चिम में क्या है, उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या, उत्तरी पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी, दक्षिण पश्चिमी, पश्चिमी, मतलब दक्षिणी पूर्वी, दक्षिणी पश्चिमी में क्या है। ठीक, तो इन सभी मुद्दों पर आपको चर्चा करनी है कि मतलब यहाँ पे नदियाँ कौन कौन सी बह रही हैं, कौन कौन से पर्वत पठार हैं, कौन कौन से जो है आपके मैदान हैं, इन सभी मुद्दों पर आपको चर्चा करनी होगी। यही होगा भौगोलिक विवरण। ठीक, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिणी पूर्वी एशिया में वर्तमान समस्याओं की भौगोलिक पृष्ठभूमि की विवेचना करिए। दक्षिणी पूर्वी एशिया में वर्तमान समस्याएं कौन कौन सी है, इसकी भौगोलिक पृष्ठभूमि की विवेचना कीजिए। यानी भौगोलिक पृष्ठभूमि में कौन कौन सी समस्याएं हैं जो कि दक्षिण पूर्वी एशिया के अंतर्गत समाहित है। नेक्स्ट प्रश्न आप देख सकते हैं एवं लास्ट प्रश्न है कि दक्षिणी पूर्वी एशिया की कृषिगत विशेषताओं की विवेचना कीजिए। अर्थात कृषि की मतलब कृषि वहाँ पे कैसी की जाती है, उसकी क्या विशेषता है कृषि की, उन सभी विशेषताओं को आपको 5 शब्दों में डिनोट करके बताना है। तो इनमें से मुझे नहीं लगता कि इनमें से 2 प्रश्न आप नहीं छाट पाएंगे। 2 प्रश्न तो आप आसानी से कर लेंगे बिल्कुल। तो आपको इनमें से केवल 2 प्रश्न करने थे, और ध्यान रखेंगे इनमें से 2 प्रश्न लगभग आपके मिलेंगे 2021 की परीक्षा में। ठीक, तो ध्यान रखेंगे, इन प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सुदूर पूर्व एशिया के बारे में, यानी पूर्वी एशिया के बारे में, यानी फार ईस्ट एशिया के बारे में। इसको हम कहीं कहीं पे आपको सुदूर पूर्व एशिया मिलेगा, कहीं कहीं पे पूर्वी एशिया मिलेगा, कहीं कहीं को क्या मिलेगा, कहीं कहीं पे आपको फार ईस्ट एशिया मिलेगा, जो कि अंग्रेजी शब्द है। ओके, इतनी बात आपके समझ में आई। तो उसमें हम चर्चा करेंगे उसमें कौन कौन से देश शामिल हैं। उसमें आपका जापान, चीन और उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, ताइवान, ये सब शामिल है। ओके, तो उसमें हम चर्चा करेंगे क्या क्या चीज़ें होती हैं उसमें। तो फिर मिलते हैं मित्रों हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, दुरुस्त रहिए, चुस्त रहिए एकदम से। वीडियो में लगातार बने रहिए, वीडियो को लगातार देखते रहिए, यही मैं आशा करता हूँ।